अभी तक आपने सुन लिया होगा कि रसिया की एक मिसाइल ने पोलैंड को हिट किया है जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल हुए हैं और जो G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, उसमें इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन की तरफ से एक मिसाइल आई है जिसने पोलैंड को हिट किया है, लेकिन ये एक्चुअल में जो मिसाइल है वो यूक्रेन की तरफ से तो आई है, लेकिन ये यूक्रेन की मिसाइल नहीं हो सकती। और इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं और इसमें क्या हुआ है कि जो नाटोस कंट्रीज़ हैं उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप में इसमें ये है कि देखिए, अगर ये पोलैंड की बात करूं तो पोलैंड ये पड़ेगा और इस वाले क्षेत्र ये है यूक्रेन, और इस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है लगातार। तो क्या हो रहा है कि जो पूरी सेना है, अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो इस साइड पूरी डिप्लॉयड है। इससे ये होता है कि इस साइड की इतनी पावर नहीं है यूक्रेन की, अगर मैं बात करूं कि पोलैंड के ऊपर मिसाइल दाग सके। लेकिन हाँ, अगर मैं रसिया की बात करूं तो रसिया की इतनी कैपेसिटी है कि पोलैंड के ऊपर मतलब कोई भी अगर मिसाइल दागनी हो तो वो यहाँ पे गिरा सकता है। अगर मैं पोलैंड की बात करूँ तो पोलैंड की इस वाले क्षेत्र में जो मिसाइल है गिरी है जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो अभी जो बाइडन है जितनी नाटोज कंट्रीज़ हैं उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इसको लेके। अगर मैं बात करूँ नाटोज कंट्रीज़ की, तो नाटोज कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 30 मेंबर हैं, जिसमें आपको कनाडा, यूएसए समेत जो यूरोप के जो सभी देश हैं ये शामिल होंगे इसमें। अगर मैं पोलैंड की बात करूँ तो इसमें यूक्रेन शामिल नहीं है, और अगर मैं यूक्रेन छोड़ दें तो जो सबसे पहले अगर बॉर्डर लगता है, बड़ा देश आता है, वो आता है पोलैंड। तो पोलैंड इतना इंपॉर्टेंट देश हो जाता है क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा होगा तो उसमें जो जर्मनी ने पहला आक्रमण किया था वो पोलैंड पे ही किया था। तो पोलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और नाटोज कंट्रीज़ को ये लगता है कि अगर कभी भी अगर रसिया वॉर करता है तो जो पोलैंड है, पोलैंड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो हमारी आर्मी है इस वाले क्षेत्र में लग के जो इनकी सेना को रोक सकती है। तो इसको लेके क्या होता है कि जो पोलैंड है, पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट जो देश है नज़र आता है। लेकिन अगर मैं नाटोज कंट्रीज़ की बात करूं तो नाटोज कंट्री जो हैं, अगर मैं सच बात बोलूं तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इसके लिए। इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि ये एक छोटा देश है। अगर इसमें अगर जर्मनी, फ्रांस या स्पेन या यूके की तरफ अगर कोई मिसाइल मारी होती तो ये खास तौर पे ज़्यादा एक्टिव होते। तो क्या हो रहा है, अब देखो इनका रिएक्शन क्या आता है। इसमें क्या है कि अगर मैं इनकी बात करूं कि आर्टिकल क्या कहता है, अब आप पूछेंगे कि नाटो का एक आर्टिकल 5 है, क्या वो एक्टिवेट हो जाएगा? देखो, एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि वो परिस्थितियां उत्पन्न हों, क्योंकि अगर मैं उन्होंने ये कहा है कि हम आर्टिकल 4 एक्टिवेट करते हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे, पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस है इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इंटीग्रिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, और जो टेरिटोरियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और हम पूरा इसमें छानबीन करेंगे किस तरीके से इसको सुलझा जाए। लेकिन अगर रसिया की तरफ से बयान आया है कि रसिया ने अपनी तरफ से कोई भी मिसाइल नहीं मारी, रसिया ने डिनाइड कर दिया है। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि आर्टिकल 5 में सीधा ये बोला जाता है कि अगर नाटो की किसी कंट्रीज़ पे अगर हमला होता है तो वो मतलब नाटो की सभी कंट्रीज़ पर हमला मतलब माना जाएगा। तो आप बोलेंगे, आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या नाटोज़ का जो आर्टिकल 5 है कभी एक्टिवेट नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। कि जब 9/11 जब हुआ था, अगर 9/11 की बात करूं, जब 9/11 जब यूएसए में हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि जो आर्टिकल 5 एक्टिवेट किया गया था, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में इन लोगों ने अपनी फोर्स चलाई थी, जिसके बाद उन्होंने लगभग 20 साल तक वहाँ पे लड़ा और हार के ही निकले हैं। क्योंकि जो अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान की सेना ने बुरी तरह से हरा के वहाँ पर भगा दिया है। और बाइडेन ने इस तरीके को देखा है कि इसमें जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके से हम बहुत पैनी नज़र रख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है, कि पोलैंड के साथ हम खड़े हैं। सहानुभूति भी उन लोगों ने जताई है कि यूक्रेन और जो रसिया की वॉर में जो पोलैंड जैसे देशों का अगर किसी तरीके से अगर नुकसान होता है तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो G20 मीटिंग चल रही है तो उसमें क्या है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जो रसिया के अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो नहीं पहुँचे हैं। तो ये है, और उन्होंने इनका आना था, लेकिन किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा इसको लेकर उन्होंने खुद ही आना कैंसिल कर दिया था। और इसके बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रों हैं, इन्होंने भी इसके लिए अपनी तरफ से बोला गया है कि हम इस चीज़ को पैनी नज़र रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को संभाला जाए। तो वहाँ के जो प्रेस के लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि नाटो इस सिचुएशन से किस तरह निपटते हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर इस सिचुएशन को अगर उन्होंने किसी तरीके से हल्के में लिया है तो क्या होता है कि अगर मैं नाटो की बात करूँ तो नाटो के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठना खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो बना है तो इसलिए बना है
है कि अगर कोई एक कंट्रीज़ के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो सभी कंट्रीज़ उसके ऊपर आक्रमण करेंगी। लेकिन अगर रसिया ने अगर कोई मिसाइल मारा है तो उनके ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया जा रहा है? तो अगर मैं आर्टिकल 5 की बात करूँ तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक कंट्रीज़ पे आक्रमण मतलब सभी कंट्रीज़ पे आक्रमण माना जाएगा। तो अगर मैं सिचुएशन ये मानते हैं कि अगर इन सभी कंट्रीज़ ने अगर रसिया पे आक्रमण कर दिया, रसिया पे अगर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे अगर उनकी जो मॉस्को है, उनकी कैपिटल है, कैपिटल को उन्होंने ख़त्म कर दिया, या उनके किसी वर्ल्ड लीडर जैसे अगर मैं ये व्लादिमीर पुतिन की बात करूँ, उनको अगर ख़त्म कर दिया, तो इससे ये होगा कि वहाँ की जो एक वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि अगर इस तरीके से कोई भी हमला अगर उनके ऊपर होता है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो एक्टिवेट सिस्टम हो जाता है, उसके बाद ये हर देश में इतनी मिसाइल मारेंगे कि लगभग पूरी दुनिया को लगभग ख़त्म ही कर देंगे। तो इस चीज़ से लगभग सभी को ही डरता है, नाटो कंट्री हो या यूएसए हो, सभी इस चीज़ से डरते हैं। अगर मैं बात करूं तो रसिया एक ऐसा देश है, क्योंकि अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, हाल ही में ये बोला गया था कि अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि अगर किसी नाटो कंट्री में अगर आक्रमण होता है क्या यूएसए उसको बचाने आएगा क्या? तो इसमें बहुत सारे वहाँ के जो वोटिंग हुई है उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सिर्फ तमाशा देखेगा, ये सिर्फ दूसरे से देखेगा, ये बचाने वाला नहीं आने वाला है, ये बीच में पहल नहीं करने वाला है यूएसए की। अगर मैं बात करूँ तो यूएस के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन की हरकत है, एक कमज़ोर राष्ट्रपति के तौर पर उनको देखा जाता है, वो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, उनकी कभी भूल जाते हैं, अगर उनको रसिया कहना है तो कुछ भी बोलने को बोल देते हैं वो। तो उनके जो क्रेडिबिलिटी है इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो स्वीडन और अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो दो कंट्रीज नाटो में मिलने को शामिल होने को बोल रहे थे। उनकी जो अभी एंट्री है, अभी जो टर्की ने उनकी रोक दी है, तो वो कंट्रीज इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये बोला गया है कि नाटो G7 कंट्रीज टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट ओवर पोलैंड ब्लास्ट की। अगर मैं बात करूं तो बहुत बारीकी नज़र से इसको देखा जा रहा है। ये आर्टिकल सामने आ रहे हैं और इसके लिए क्या है कि बाइडेन ने जो है इमरजेंसी मीटिंग भी इसके लिए बुलाई है। पोलैंड में मिसाइल जो हिट हुई है तो इमरजेंसी मीटिंग भी इसमें की जा रही है। अगर मैं रसिया की बात करूं तो रसिया ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि हमारी तरफ से इस तरीके से कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तो अगर उन्होंने बोला है तो जो बाइडेन ने भी ये बोला है कि हाँ, इस तरीके से कोई भी अटैक नहीं हो रहा है। अगर जैसे ही इसका सबसे पहले इसकी छानबीन करेंगे और जिस तरीके से इसमें जो सबूत नज़र आएंगे उस तरीके से आगे जो रिएक्शन है किया जाएगा। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आगे बता दूंगा आपको। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, अगर ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।